हेलो एवरीवन, आज हम करंट की एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो ये मुद्दा क्या है, ईरान और इजराइल का जो युद्ध शुरू हुआ है उसको लेकर न्यूज़ आ रही है। ट्रंप ने तेहरान खाली करने की चेतावनी दे दी है और नेतन्याहू कह रहे हैं कि अब जो ईरान के सबसे ऊंचे नेता हैं, मतलब सर्वोच्च नेता वहाँ के आयतुल्ला खामेनेई, तो उनकी कहते हत्या करने से कहते जंग जो होगी वो खत्म होगी। तो फिर जो ईरान है उसने इजराइल के शहरों में मतलब बमबारी की है, वहां पर बहुत ही जो है स्थितियां बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं। तो ट्रंप ने अपने एक पोस्ट में कहा था कि तेहरान के लोगों को तुरंत शहर खाली करना चाहिए। इसके साथ जो व्हाइट हाउस ने यह भी ऐलान कर दिया कि ट्रंप है G7 शिखर सम्मेलन को जल्दी छोड़कर कई अहम मामलों पर ध्यान देने के लिए रवाना हो रहे हैं। मतलब कि एक दूसरी तरफ जो कनाडा में G7 जो एक सम्मेलन हो रहा है, शिखर सम्मेलन हो रहा था, उसमें जो ट्रंप गए थे, तो अब वो वहां से मतलब बाकी जगह पर जहां पर मतलब खास जो ये युद्ध के मुद्दे चल रहे हैं उनके लिए रवाना होने वाले हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम को लेकर अपनी पुरानी नीति को दोहराया है। ईरान और जो अमेरिका की परमाणु कार्यक्रम की नीति थी वो फेल होने की वजह से ये युद्ध शुरू हुआ है। अब देखिए चेतावनी क्या दी है। ये बयान आता है ट्रंप का 16 जून 2025 को। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मतलब पोस्ट करके कहा है कि तेहरान के जो नागरिक हैं उनको शहर खाली कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान को मेरे द्वारा प्रस्तावित परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहिए था। तो वो कहते हैं कि ये ईरान की गलती है कि उसने मेरे साथ जो भी समझौता था, परमाणु समझौता, उस पर सिग्नेचर नहीं किए हैं। तो इसी वजह से अब ये उसी का नतीजा है, ये जो ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है। इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? तेहरान में अफरा तफरी काफी मच चुकी है, लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं, जिसमें क्या होगा, भारी ट्रैफिक जाम हो चुका है। और 17 जून को तेहरान में विस्फोट और नतांज में हवाई रक्षा सक्रिय होने की खबर दी गई है। मतलब कि ये आप देख सकते हैं, ये तेहरान है, तो वहां पर जो भी परमाणु सेंटर लगे हुए थे उन पर अटैक करने की बातचीत, मतलब दोबारा फिर से ऐसी न्यूज आ रही कि उन पर अटैक किया जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है? एक तो इजराइल ईरान जो तनाव है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। तो अमेरिकी जो है ईरान ने मतलब ईरान और इजराइल का जब युद्ध शुरू हुआ था, सबसे पहले इजराइल ने शुरुआत की थी बमबारी करने की, मतलब अपने जो मिसाइल ड्रोन्स वगैरह फेंके थे ईरान पर, उनका काफी नुकसान भी हुआ है। उसके बाद फिर ईरान ने जब इजराइल पर दोबारा जवाबी कार्रवाई की तो उसमें जो अमेरिकी ठिकाने थे उनको निशाना बनाया गया था, मतलब उनको निशाना बनाने की धमकी दी गई थी ईरान के द्वारा। तो इसी वजह से अब अमेरिका ये कह रहा है कि आप तेहरान को खाली करवा लें, अब तेहरान को नष्ट करने की बात हो रही है। परमाणु वार्ता में गतिरोध आ चुका था, जो भी परमाणु वार्तालाप उनकी चल रही थी उसमें कोई भी सफलता नहीं हुई और ईरान को यूरेनियम संवर्धन बंद करने के लिए ट्रंप ने चेतावनी दी थी, लेकिन तेहरान ने इस फैसले को ठुकरा दिया था। फिर जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसका रिपोर्ट आती है कि परमाणु की जो संधि है उसके उल्लंघन किया है ईरान के द्वारा, जिससे 60% संवर्धित यूरेनियम के भंडार की बात कही गई है। कि उन्होंने कहा कि 60% जो यूरेनियम है उसको संवर्धित किया गया है और इतना परमाणु हथियार बनाने के लिए बहुत मतलब इतना काफी सफिशिएंट है। इसने अमेरिका और इजराइल की जो सैन्य कार्रवाई है उसका आधार दिया है, मतलब जो अमेरिका इजराइल के द्वारा ये सैन्य कार्रवाइयां की गई हैं, तो ये भी इस मुद्दे को ध्यान में रखकर ही ये कार्रवाई शुरू हुई है। उसके बाद तेल अवीव पर दूतावास पर हमला होता है। जब ईरान जवाबी हमला कर रहा था तो जो इजराइल की राजधानी है तेल अवीव, उसमें जो अमेरिका के जो दूतावास वहां पर रहते हैं, अमेरिका के जो नागरिक रहते हैं, उन पर अटैक किया गया था उनको निशाना बनाकर। तो इसी वजह से अब अमेरिका के द्वारा भी हो सकता है सैन्य कार्रवाई की जाए। लड़ाई शुरू कैसे हुई? अगर शुरू से देखें तो 13 जून की बात है। 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया था और नतांज, इस्फहान और जो बाकी परमाणु ठिकाने थे उन पर अटैक किया गया था, जिसमें वैज्ञानिक, उनके साइंटिस्ट और कमांडर मारे गए थे। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम वर्षों पीछे चला गया। उसने कहा जो परमाणु कार्यक्रम है मतलब उसका इतना ज्यादा नुकसान हो गया कि उसका जो भी परमाणु को लेकर जो भी उनका कार्यक्रम चल रहा था वो काफी वर्षों पीछे की स्थिति में जा चुका है। आप ये देख सकते हैं पिक्चर्स में, इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है ईरान में।
अब इस पर जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वो चेतावनी क्या देती है, वो ईरान को यही कहती है कि आपने जो नेशनल जो परमाणु की मतलब जो संधि है उसको उल्लंघन किया है और इसी वजह से आपको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। ईरान ने जवाब में नई साइट शुरू करने का और उन्नत सेंट्रीफ्यूज लगाने की घोषणा कर दी है और जवाबी कार्रवाई ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है, वो भी अपनी जवाबी कार्रवाई को जारी रख रहा है। तो इसी बीच जो ट्रंप की नीति आती है, उन्होंने 2018 में JCPOA जो एक परमाणु समझौता था, अमेरिका उससे पीछे हट गया था 2018 में, और 2025 में ईरान पर दबाव की नीति फिर से शुरू की गई और फिर ईरान ने इस नीति को मानने से मना कर दिया। इसी वजह से वहां पर दहशत फैल गई। अगर हम अब तक की अपडेट्स देखें तो 13 जून को सबसे पहले ऑपरेशन जो इजराइल के द्वारा शुरू किया गया था, ऑपरेशन राइजिंग लायन, और ईरान पर 200 फाइटर जेट से अटैक हुआ था। इसमें जो ईरान के 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर मारे गए और 14 वैज्ञानिक मारे गए हैं। ईरान ने फिर पलटवार किया है और फिर उसे 2 प्रॉमिस 3 का नाम दिया है, क्योंकि उससे पहले 2 प्रॉमिस 2 किए जा चुके हैं, पहला और दूसरा, अब तीसरा शुरू किया है। काफी मिसाइलें दागी हैं इजराइल पर। इजरायली के जो पीएम है नेतन्याहू, उन्होंने सीक्रेट जगह पर उन्हें शिफ्ट किया जा चुका है। ईरान के पास अभी भी समझौता करने का वक्त है, ये ट्रंप बोलते हैं। इसके बाद 14 जून को क्या होता है कि जो ईरान और इजराइल के रक्षा मंत्रालय हैं उसको निशाना बनाता है, मतलब ईरान इजराइल के रक्षा मंत्रालय पर अटैक कर देता है। 9 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो जाती है इसमें इजरायली हमलों में। इजरायली एयर स्ट्राइक में टॉप 6 जो ईरानी मिलिट्री जनरल वो मारे जाते हैं। ईरान ने 3 इजरायली फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हमने 3 जो इजराइल के फाइटर जेट है वो मार दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 जून को क्या हुआ कि इजराइल का जो ईरान के 3 जो गैस ठिकाने थे उस पर अटैक किया गया था और ईरान ने मुस्लिम देशों से एक होने की अपील की। उन्होंने कहा कि अब मुस्लिम कंट्रीज को एक होना होगा। ईरान ने मोसाद से जुड़े हुए आरोपों में 4 लोग गिरफ्तार कर लिए हैं। उसके रक्षा मंत्रालय पर अटैक किया है, रिफाइनरी सेंटर को नुकसान पहुंचा है। उसके बाद 16 जून को क्या होता है कि ईरान का जो इजराइल पर सबसे बड़ा हमला होता है, जिसमें 8 लोग मारे जाते हैं, 200 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। जो विदेश मंत्रालय है ईरान के, उस पर इजराइल हमला कर देता है। इसी तरह एक दूसरे के जो मिनिस्ट्रीज हैं उस पर अटैक करने शुरू हो जाते हैं। अब देखिए ईरान का अगर हम नुकसान देखें तो उसमें जो ये लोग मारे गए थे सैन्य जनरल, जिसमें मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी थे, उसके बाद जनरल हुसैन सलामी और ब्रिगेडियर जनरल गुलाम अली राशिद, तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थे वहाँ के। जनरल गुलाम रेजा मेहराबी, जनरल मेहदी रब्बानी, मोहम्मद काजमी, तो वहाँ के जो परमाणु वैज्ञानिक है उनकी भी मृत्यु हो चुकी है इस हमले में। अब देखिए ईरान की इजरायली शहरों पर रात भर बमबारी की गई है। 15-16 जून को फिर ईरान ने तेल अवीव और यरूशलेम पर 150 से ज्यादा मिसाइलें ड्रोन से हमला किया है। कुछ मिसाइलें अमेरिकी दूतावास के पास भी गिरी हैं, जिस वजह से जो ट्रंप है वो भड़क उठे हैं। इसमें हानि कितनी 24 मौतें हुई, लगभग 600 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। ईरान में 224 मौतें हुई थी और 14 से 81 लोग घायल हुए थे। ईरान ने इजराइल के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया है। ईरान का रुख क्या है? राष्ट्रपति जो मसूद पेजेशकियन ने चेतावनी दी कि अगर हमले जारी रहे तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन युद्ध विराम की पेशकश भी की गई है, मतलब सीज फायर का भी ऐलान मतलब प्रस्ताव रखा गया है। लेकिन अगर इजराइल ऐसे ही अटैक करता रहा तो ईरान भी अपने जवाबी हमले करता रहेगा। अगर देखा जाए तो ईरान की जो मिसाइल क्षमता वो काफी मजबूत है, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी कम है। अगर हम एक एनालाइज करें तो ईरान के पास हथियार सबसे ज्यादा है इजराइल से, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी कम है। और इजराइल के पास हथियार कम है लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है, और ऊपर से उसे अमेरिका का भी समर्थन प्राप्त है। अब देखिए नेतन्याहू क्या बयान देते हैं इसमें। वो कहता है कि खामेनेई की अगर हत्या होगी तभी युद्ध खत्म हो सकता है, वरना युद्ध खत्म नहीं होगा। हालांकि ये उसने एक प्लान भी बनाया था और इस पर अमेरिका के जो ट्रंप है उसने सबसे पहले वीटो कर दी थी, लेकिन अब हो सकता है उनका रुख उस तरफ जा रहा हो कि अमेरिका जो आयतुल्ला नेतन्याहू है उनको खामेनेई है जो आयतुल्ला खामेनेई है उनकी मृत्यु करने की भी खबर आ रही है कि उनको मारने का अटैक बनाया, मतलब ऐसा कुछ प्लान बनाया जा रहा है जिससे उसका असैसिनेशन किया जाए। नेतन्याहू 15 जून को बयान देते हैं। उन्होंने कहा है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या से युद्ध खत्म होगा, क्योंकि ईरान की आक्रामकता के लिए जिम्मेदार है, तो वो उसको जिम्मेदार ठहराते हैं।
उसके अलावा उन्होंने कहा है कि ईरान ने ट्रंप और उसके घर पर हमले की कोशिश की है, मतलब ये भड़काने की बात हो रही है कि अब अमेरिका को भड़काया जाए। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान के परमाणु ठिकाने और सैन्य कमांडरों को निशाना बना दिया था। हवाई क्षेत्रों पर नियंत्रण 16 जून को इजराइल ने यह दावा किया कि तेहरान के हवाई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। तो जो नेतन्याहू है उसका ये बयान आता है, ये बुराई और अच्छाई की जंग है। अब वक्त आ गया है कि ईरान के नेक लोग और दुनिया भर के अच्छे लोग इस कट्टर तानाशाही के खिलाफ एकजुट हों जो हम सब पर थोपी गई है। बेंजामिन नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, तो वो ईरान की जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वहां के लोगों को कहते हैं कि अब आपको पास वक्त है कि आप तख्ता पलट कर सकते हो, इसमें इजराइल आपका साथ देगा। अब देखिए, ईरान अमेरिका की परमाणु डील क्या थी। 2018 में अमेरिका ने ईरान के साथ जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के साथ हाथ खींच लिया था। इस डील के तहत ये तय किया गया था कि ईरान सैन्य मकसद के लिए परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। हालांकि अमेरिका और इजराइल के पास खुद परमाणु हथियार है, लेकिन वो दूसरे को हथियार नहीं बनाने दे रहे। ईरान हमेशा कहता है कि वो नागरिकों हितों के लिए परमाणु कार्यक्रम चलाएगा, परमाणु का यूज करेगा, लेकिन जो अमेरिका इजराइल इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे और इसी शक के आधार पर ही अमेरिका ने ईरान के साथ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन तोड़ दिया था और इसके बाद ईरान पर कई प्रतिबंध भी लगाए गए थे। इजरायली हमले की आलोचना की जाती है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके द्वारा इसकी आलोचना की जा रही है। 21 देश का एक मुस्लिम ग्रुप है, उन्होंने ये कहा है कि इजराइल दिन ब दिन अमानवीय कार्यक्रम बढ़ाता जा रहा है। मतलब उसकी गतिविधियां इतनी हैं जिससे क्या कि मानव संकट बढ़ता ही जा रहा है। जैसे पहले उसने गाजा में जो नाकाबंदी करके रखी है, ऊपर से अब ईरान पर भी अटैक किए जा रहे हैं। तो इन देशों ने मिडल ईस्ट के सभी देशों से परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए जो भी समझौते बनाए गए हैं एनपीटी वगैरह, उसमें शामिल होने की अपील भी की है। कौन कौन से देश हैं इसमें? अल्जीरिया, बहरीन, ब्रुनेई, चाडू, कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, गाम्बिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लीबिया, मॉरिटानिया, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, सूडान, सोमालिया, तुर्की, यूएई। तो इन सभी ने सिग्नेचर किए हैं कि जो इजराइल है उसका जो हमला है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, मतलब वो नहीं होना चाहिए था। अब इससे बाकी जो मतलब वहां का जो क्षेत्र है मध्य पूर्व, वहां पर क्या सिचुएशन बनी हुई है, उन देशों में तनाव चल रहा है। सबसे पहले तो ईरान इजराइल जो संघर्ष है वो जून में शुरू हुआ है अभी हाल ही में, तो और वहां पर इतनी ज्यादा दशा खराब हो चुकी है कि अब वहां के जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं उनको अपने अस्तित्व को खतरा है। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई भी देश लड़ाई करते हैं तो उसमें जो आसपास पड़ोसी देश होते हैं उनका नुकसान भी काफी ज्यादा होता है। और अगर देखा जाए ईरान के जो गुट बने हुए हैं जैसे हिजबुल्ला लेबनान में, हमास गाजा में और यमन के जो हूती विद्रोह ईरानी के समर्थन में सक्रिय एक्टिव हो चुके हैं, और अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ खाड़ी देश इजराइल के साथ है। मतलब कि अब गुट बन चुके हैं, अलग अलग ग्रुप्स बनेंगे। विश्व प्रभाव पड़ चुका है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि ईरान की जो गैस फील्ड और आपूर्ति श्रृंखलाएं वो भी प्रभावित हुई, उन पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अटैक किया गया है, जिसकी वजह से वहां की जो गैस फील्ड पूरी तरह से एक तरह से बाधित हो चुकी है और फिर ऐसे में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। इसके बाद शिया सुन्नी का विभाजन हो रहा है। मध्य पूर्व में शिया कंट्रीज इराक, ईरान, लेबनान का हिजबुल्ला, और सुन्नी जिसमें सऊदी अरब, यूएई, मिस्र देशों के बीच वैचारिक राजनीतिक प्रतिद्वंदता बन चुकी है। सऊदी अरब जो ईरान के बीच 2023 में चीन की मध्यस्थता के सुलह के बाद तनाव कुछ कम हुआ था, लेकिन इजराइल के साथ जो तनाव बढ़ रहा है उससे यमन में हूती विद्रोहियों के हमले इससे फिर से बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब यूएई अब्राहम समझौता 2020 के तहत इजराइल के साथ सामान्यकरण की दिशा में है और ईरान क्षेत्रीय संतुलन के लिए अब खतरा मानता है। मतलब ईरान भी ये कहता है कि अब जो अटैक किए जा रहे हैं वो हमारे क्षेत्रीय संतुलन को खतरा पहुंचा सकते हैं। फिलिस्तीनी इजरायली मुद्दा क्या कहता है, मतलब उस पर क्या हुआ? 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने अटैक किया इजराइल पर, उसके बाद सैनिक कार्रवाई ने क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। फिलिस्तीनी इजराइल मुद्दा 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया था गाजा में, इजराइल की जो सैनिक कार्रवाई हुई थी उससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ चुका है। गाजा में मानवीय संकट और वेस्ट बैंक में जो हिंसा अभी तक जारी है और ऐसे में और ज्यादा तनाव बढ़ने की संभावना है। अरब देशों में जनता और सरकारों के बीच मतभेद बन चुके हैं। जनता फिलिस्तीन के समर्थन में और कुछ सरकारें इजराइल के साथ उसका समर्थन कर रही हैं। तो ऐसे में जनता और जो सरकार है उनके बीच भी समर्थन खत्म होता जा रहा है। वैश्विक शक्तियों की भूमिका क्या है, अमेरिका की क्या भूमिका है इसमें?
इसराइल और जो खाड़ी देश हैं उनका ये प्रमुख सहयोगी रहा है। अब इसराइल को समर्थन कर और खाड़ी देशों को, और अमेरिका ने इसराइल को सैन्य सहायता बढ़ाने की बात भी कही और ईरान पर नए प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। रूस और चीन का रुख किस तरफ है? रूस ने सीरिया, ईरान के साथ अपना सैन्य सहयोग बढ़ाया है। चीन क्षेत्र में आर्थिक और कूटनीतिक प्रभाव बढ़ रहा है, जिससे सऊदी ईरान सुलह में मध्यस्थता की संभावना है। तुर्की जो है वो उस क्षेत्र में स्वतंत्र भूमिका निभा रहा है अपने क्षेत्र में, और फिलिस्तीनी मुद्दे का समर्थन करता है, लेकिन इसराइल के साथ कुछ सहयोग बनाए रखना चाहता है। मतलब इसराइल के साथ वो अपने संबंध सही रखना चाहता है, लेकिन फिलिस्तीन का भी समर्थन करता है। आर्थिक और ऊर्जा कारक क्या है? मतलब इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? आर्थिक और ऊर्जा पर क्या प्रभाव होगा? जो पूरे विश्व में तेल और गैस की आपूर्ति है उसका केंद्र है मध्य पूर्व। तो ऐसे में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की आपूर्ति बाधित हो रही है, तो उनकी कीमतें बढ़ने में और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ईरान इसराइल युद्ध और यमन में हुती हमलों में जो हॉर्मुज और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य को प्रभावित किया गया। तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई हैं। सऊदी अरब, यूएई देश जो भी हैं ऊर्जा बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए विविधीकरण पर ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि दूसरी कंट्रीज के साथ अपने संबंध अच्छे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गैर राज्य संगठन जैसे कि हिजबुल्लाह, हमास, हूती जैसे समूह क्षेत्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ईरान के समर्थन से इसराइल और पश्चिमी हितों को चुनौती मिल रही है। जो आईएस जैसे आतंकवादी संगठन है वो कमजोर हो रहे हैं, लेकिन अस्थिरता है, फिर से वो उभरने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब जब युद्ध की सिचुएशन बनेगी तो ये फिर से अपने एक्टिव हो सकते हैं ये संगठन, तो इससे आतंकवाद का खतरा भी बढ़ सकता है। ईरान इसराइल में भारतीयों की अगर हम संख्या देखें तो ईरान में 10,765 भारतीय लोग हैं और 1500 करीब भारतीय स्टूडेंट्स हैं इसमें। और काम क्या करते हैं? शिक्षा के लिए बाकी प्रोफेशनल काम करते हैं। 2 शहरों में सबसे ज्यादा भारतीय हैं, तेहरान और जाहेदान में। तो तेहरान को इसी वजह से खाली कराने की बात हो रही है कि तेहरान में बाकी कंट्रीज के नागरिक बहुत ज्यादा रहते हैं। इसराइल में 32,000 भारतीय और 85,000 जो भारतीय मूल के यहूदी इसराइल में रहते हैं। तो इसी वजह से जहां पर जिस भी कंट्री के अपने जो भी दूतावास या नागरिक रहते हैं तो उनको खाली करवाने की अपील की जा रही है। इससे क्या हो रहा है? क्षेत्रीय अस्थिरता और ये युद्ध का विस्तार लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रॉक्सी युद्ध बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें जो छोटे छोटे संगठन है, आतंकवादी संगठन, हिजबुल्लाह, हूती विद्रोही, हमास, सऊदी अरब या अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए जा सकते हैं। इससे मध्य पूर्व में एक व्यापक मतलब बहुत बड़ा क्षेत्रीय युद्ध होने की संभावना है। रूस और चीन का हस्तक्षेप भी बढ़ रहा है। रूस और चीन ईरान को समर्थन देते हैं। अमेरिका और नाटो के साथ सीधा टकराव बढ़ रहा है, जिससे तीसरे विश्व युद्ध की आशंका भी बढ़ती नजर आ रही है। इसराइल की भूमिका क्या है? इसराइल ने अभी जो हमला किया उससे परमाणु ठिकानों को अटैक किया गया है, टारगेट किया। इसराइल कहता है कि हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो इसराइल के पास खुद परमाणु हथियार है और ऊपर से जो अमेरिका उसका समर्थन कर रहा है तो उसके पास भी परमाणु हथियार है, लेकिन हम बनाएंगे, किसी और को नहीं बनाने देंगे, ऐसी बात है। तेल आपूर्ति हो रही है, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रुकावट बढ़ रही है। पूरे विश्व का जो 30% तेल है वहां से उसका व्यापार होता है तेल का, और तेल की कीमतें आसमान छूने को तैयार हैं। भारत पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? भारत तेल का सबसे बड़ा आयातक है, सबसे ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है भारत। महंगे तेल की वजह से व्यापार घाटा बढ़ सकता है, फिर से रुपए में दबाव आ सकता है, महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। भारत मध्य पूर्व और आर्थिक गलियारा परियोजना उसकी सीमा भी बिगड़ सकती है। वैश्विक मंदी, तेल की आपूर्ति में रुकावट से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। यूरोप और एशिया की जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा सकती है। परमाणु खतरा भी बढ़ रहा है। ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है, जिसमें जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसने रिपोर्ट दी है कि 60% संवर्धित यूरेनियम ईरान के पास है, जो कि 9 परमाणु बम बनाने के लिए मतलब सफिशिएंट है। युद्ध की स्थिति में अगर ईरान अपने परमाणु हथियारों का यूज करता है तो ये इसका विकास तेज करता है, तो इससे क्या होगा कि पूरे क्षेत्र में फिर तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावना पूरी है। इजराइल और अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या है? इजराइल और अमेरिका एक दूसरे का समर्थन करते हुए ईरान को वहां के जो नेता है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।
परमाणु हथियार वो विकसित नहीं करने देना चाहते, जिससे स्थिति और ज्यादा विस्फोटक हो सकती है। इससे मानवीय संकट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि युद्ध में क्या होता है, किसी भी देश में अगर कहीं भी युद्ध होता है तो वहां के जो निर्दोष नागरिक आम जनता होती है उसकी जान को सबसे पहले खतरा होता है, जो कि इजरायली हमलों में अभी देखा भी गया। तेहरान में लोग क्या कर रहे हैं, शहर छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि उनको जान को खतरा है। शरणार्थी संकट बढ़ रहा है। मध्य पूर्व से जो बड़े लेवल पर जो विस्थापन हुआ है उसका असर पड़ोसी देशों और यूरोप पर पड़ेगा। अर्थव्यवस्था दोनों देशों की डगमगा सकती है, हालांकि डगमगा रही है, लेकिन फिर भी दोनों देश हैं वो शांति वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। क्षेत्रीय देशों को नुकसान होगा। जो छोटे छोटे देश हैं, आप मतलब जो बाकी कंट्रीज हैं, उनको भी नुकसान हो सकता है। वैश्विक ध्रुवीकरण, पूरे विश्व में क्या असर पड़ेगा, दो गुटों में बढ़ जाएगा। दुनिया दो गुटों में बढ़ सकती है युद्ध से। दो, जैसे कि अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगी, उसके अलावा से मतलब उसके दूसरी साइड रूस, चीन और ईरान के समर्थक देश, और नए शीत युद्ध या गर्म युद्ध का रूप हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र और बाकी जो मंचों पर शांति प्रयास वो विफल हो सकते हैं, मतलब कि उनको सक्सेस नहीं हो सकते हैं। अभी जो बैठक देखी गई थी, आपात बैठक जो G7 की, मतलब कि जो समिट हुआ था कनाडा में, तो उसका पर भी कुछ खास नतीजे नहीं निकले हैं, तो उस पर कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाला गया है। भारत के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं इस युद्ध को लेकर? कूटनीतिक संतुलन है। भारत को ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच संतुलन बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि भारत के सभी के साथ व्यापार संबंध या और संबंध देखे जाए तो अच्छे चल रहे हैं। ईरान से तेल आयात कम कर दिया है भारत ने, और इजराइल के साथ अपना रक्षा सहयोग है वो बढ़ाया है। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा भारत पर? तेल की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। भारत में पेट्रोल डीजल और ज्यादा महंगा हो सकता है, जिससे महंगाई बढ़ने की भी संभावना है। क्षेत्रीय व्यापार रूट, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, लाल सागर में रुकावट, और भारत के जो व्यापार मार्ग हैं जहां से व्यापार करता है, तो वो प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि जहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, अगर वही इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा तो वो रास्तों पर भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। तो मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।